नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन रावत कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास में पार्ट 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण का भाग 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस पार्ट 2 के अंदर जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वे हैं, पहला है पीएच स्केल, दूसरा है दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व, तीसरा होगा दैनिक जीवन में विभिन्न लवणों का उपयोग। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच को स्मॉल पी और कैपिटल एच से प्रदर्शित किया जाता है। पीएच में जो स्मॉल पी है इसे हम पोटेंस या पुषांश कहते हैं। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। यह पीएच स्केल देखिए 0 से 14 तक किसी भी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हमें यदि पता करना हो कि किसी विलयन का पीएच के बेस पे कि वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, यदि किसी विलयन का पीएच 7 है, कितना है पीएच, यदि कितना है विलयन का 7 है तो विलयन उदासीन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम है, ये 7 से इधर साइड से 0 से 7 तक है, विलयन 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है, ये 7 से अधिक 7 से 14 तक है, तो वह विलयन किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण में हमने 3 बीकर लिए हैं। बाई साइड में 2 बीकरों में इधर इसमें नीला लिटमस पेपर लिया है और इसमें लाल लिटमस पेपर लिया है। नीले और लाल लिटमस पेपर की सहायता से हम किसी विलयन में अम्लीयता और क्षारीयता का पता कर सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। इस बीकर में जो दाईं साइड में रखा है, इस बीकर में हमने क्या लिया है, देखिए क्षारीय विलयन लिया है और इस विलयन में हम पीएच पेपर को डालते हैं। जैसे ही पीएच पेपर को इसमें डालते हैं, देखिए इसका कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और ये नीला रंग जो है पीएच के देखिए किस मान के अंतर्गत आ रहा है, 12 के अंतर्गत आ रहा है। यानी कि इस निश्चित पीएच के मान से इस विलयन की प्रकृति का पता चल रहा है। जो पीएच का मान 12 है यहाँ पर, ये क्या दिखाता है कि यह विलयन कैसा है, क्षारीय है। इस प्रकार इस परीक्षण से, इस क्रियाकलाप से हम इस पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पीएच पेपर का प्रयोग करके हम उस विलयन का पीएच का मान निकाल सकते हैं और उससे उसकी अम्लीयता और क्षारीयता का पता कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने ये डिस्कस किया था प्रोसीजर कि लिटमस पेपर की सहायता से देखिए केवल विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का पता चलता है कि वो विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय। जबकि पीएच पेपर की सहायता से क्या पता चलता है कि विलयन के पीएच का पर्टिकुलर मान क्या है। तो इसलिए लिटमस पेपर की तुलना में पीएच पेपर का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट हम कुछ उदाहरण की सहायता से पीएच स्केल को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पीएच का मान 7 जो है हम सभी को पता है पानी का होता है, तो पानी का मान कितना होता है, पीएच मान 7 होता है जो कि उदासीन होता है। दूध, इसके पीएच का मान 6 से 7 के बीच में होता है, यानी कि ये प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसके बाद देखिए केला है फल, इसके पीएच का मान 5 होता है, ये भी अम्लीय होता है। इसके बाद देखिए टमाटर है, इसके पीएच का मान 4 होता है, ये भी अम्लीय होता है। उसके बाद देखिए सेब फल है, इसके पीएच का मान 3 से 4 के बीच होता है, ये भी अम्लीय है। इसके बाद देखिए विनेगर, जिसमें क्या होता है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं और इसे हम चाउमीन में यूज करते हैं और इसमें एसिडिक अम्ल होता है, तो यानी कि नेचर में कैसा है 2.5 इसके पीएच का मान है, तो ये अम्लीय होता है। उसके बाद देखिए लेमन, खट्टे जो भी फल होते हैं इनमें सिट्रिक अम्ल होता है, तो ये अम्ल है यानी कि एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर का होगा। इसके पीएच का मान देखो 2 होता है। और सबसे ज़्यादा अम्लीय देखिए कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, डबल अम्ल होता है जिसके पीएच का मान 0 होता है। अब बात करते हैं हम कुछ क्षारीय नेचर वाले पदार्थों की। सबसे पहले देखिए ब्लड, तो हम सभी को पता है कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है, तभी तो उसके पीएच का मान 7.4 होता है। नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा, जिसको कि हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं,
सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है, और इसके पीएच का मान देखिए 8 से 9 के बीच होता है, 8.5, तभी तो ये प्रकृति में क्षारीय नेचर का होता है। अब देखिए नेक्स्ट है साबुन। साबुन भी कैसी होती है, क्षारीय होती है, इसके पीएच का मान 10 होता है। नेक्स्ट देखिए अमोनिया, इसके पीएच का मान 11 से 12 के बीच होता है। और कुछ नाली साफ करने के लिए कुछ पदार्थों का यूज किया जाता है, ड्रेन क्लीनर, इसके पीएच का मान देखिए 14 होता है, जो प्रकृति में बहुत अधिक क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी ये वस्तुएं हैं, ये एक पर्टिकुलर पीएच के मान पर ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ल के प्रकार पर। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल ऑब्वियस है, इस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है, जैसे कि एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार से प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट बात करते हैं क्षारों के प्रकार पर, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार का उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NH4OH, और प्रबल क्षार इसके उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षार तभी प्रबल होगा जबकि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अधिक होगी, और दुर्बल क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा देखिए क्या होती है, कम होती है। अब पीएच के मान को लेके इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए जब पीएच का मान 7 होता है तो ऑब्वियसली विलयन कैसा है, उदासीन है। 7 से 14 की ओर जब पीएच का मान बढ़ता है तो उसमें क्या होगा, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आती है और वहां पर उस विलयन की क्षारकता प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से जब हम पीएच का मान 7 से 0 की ओर घटाएंगे, पीएच का मान जब घट रहा है तो उस समय उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और इस विलयन की अम्लीय प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार पीएच के घटने बढ़ने से उस विलयन की अम्लीयता क्षारीयता भी घटती बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच के महत्व पर। तो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। देखिए जैसे कि पहला हम महत्व की बात करें, महत्व है पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि पौधे और पशु एक निश्चित पीएच के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। इवन मनुष्य का शरीर भी है एक निश्चित पीएच जैसे कि 7 से 7.8 पीएच के बीच ही कार्य करता है। पहले पौधों की बात करें तो पौधों की वृद्धि के लिए एक निश्चित पीएच के मान की जरूरत होती है, जो कि 6.5 पीएच जो होता है वो होम गार्डन के लिए अच्छा रहता है। बट जैसे कुछ पौधे हैं ब्लूबेरीज, उनको उनकी वृद्धि के लिए मोर एसिडिक पीएच के मान की जरूरत पड़ती है। फर्न है, उनको उदासीन से लेकर के क्षारीय पीएच के मान की जरूरत पड़ती है। अब पशु की बात करें, जैसे कोई जो जलीय पशु होते हैं चाहे मछलियां हैं, उनको भी वहां पर रहने के लिए एक निश्चित पीएच के मान की जरूरत होती है और उनका शरीर जो होता है वो उसी पीएच मान के लिए संवेदनशील होता है। अब हम अपने शरीर की बात करते हैं, तो यदि अपने मुख गुहा की बात करें, ओरल कैविटी की, तो हमारे मुख में लार होती है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है, हल्का सा ये अम्लीय होता है और ये भोजन को चबाने से लेकर के इजीली निगल जाए इस लायक बनाता है टाइलिन एंजाइम। तो इसका जो नेचर होता है वो हल्का सा अम्लीय होता है, 6 से 7 के बीच इसका नेचर मान होता है। उसके बाद स्टमक में, आमाशय में हम सभी को पता है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसमें कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बहुत अम्लीय होता है, इसका नेचर 1.5 से 2 तक होता है। उसके बाद अब भोजन आमाशय से ग्रहणी में आता है यानी कि ड्यूोडेनम में आता है, और यहाँ पर भोजन जब आता है तो पेंक्रियाज से निकलने वाला पेंक्रियाटिक जूस भी इसमें मिक्स होता है। तो पेंक्रियाटिक जूस जो होता है यानी कि अग्नाशयिक रस, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को मोनोसेकेराइड शुगर में बदलता है, लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलता है, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स में बदलता है। तो इस प्रकार से डिओडिनम के एक पर्टिकुलर पीएच के मान पर हमारे शरीर भी कार्य करता है, और डिओडिनम का पीएच का मान कैसा हो जाता है, हल्का सा क्षारीय होता जाता है। अब जो है भोजन कहाँ तक पहुँचता है, छोटे आंत में देखिए पहुँचता है, और इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और देखिए इसके पीएच का मान हल्का 7.2 से 7.5 तक हो जाता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में होता है,
ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, यहाँ पर ये ग्लैंड्स उत्पन्न हो रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर पीएच के अंदर ही कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं पानी की। पानी के जो पीएच का मान होता है वो 7 होता है, बट जब यही पानी के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि बारिश अम्लीय हो गई है। एसिड रेन हम इसको कहते हैं। तो ये बारिश जो है एसिड अम्लीय नेचर की कैसे होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मनुष्य द्वारा क्रियाकलापों और इंडस्ट्री द्वारा निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं NO2। ये दोनों गैसेस जो हैं वायुमंडल में जाकर के मिल जाती हैं और जब भी बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ क्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं। SO2 प्लस पानी H2O तो मिल के बनाता है H2SO3, H2SO4, ये अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसी प्रकार NO2 जो ऑक्साइड्स हैं ये भी पानी के साथ मिलकर के HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखिए बारिश जो होती है वह अम्लीय नेचर की हो जाती है और जब पीएच का मान कितना हो, 5.6 से कम हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी का पीएच। ये अभी हमने डिस्कस किया कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच के मान की ही आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो आमाशय होता है वो HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। और जब अपच हो जाता है तो अपच की स्थिति में क्या होता है, आमाशय अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, एसिड उत्पन्न करता है, जिसके कारण कि पेट में क्या होता है, दर्द और जलन का अनुभव होता है। और इसी दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड्स यानी कि कुछ क्षारकों का उपयोग करेंगे, तभी तो अम्ल क्षारक जो होंगे अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देंगे और अम्ल की अधिक मात्रा को भी ये क्या करता है, उदासीन कर देता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टॉनिक यूज करते हैं। ये क्षारीय नेचर का होता है और इस प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करने से आमाशय में होने वाली जो जलन है या अम्लता है उससे निजात पाया जा सकता है। नेक्स्ट महत्व की बात करते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो हमें पता है कि हमारे ओरल कैविटी जो होती है या मुंह के पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों में हमें पता है कि इसके ऊपर साइड में इनेमल परत होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये पानी में भी नहीं घुलता है। लेकिन यदि मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत कैसे होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए हम क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। तभी तो हम क्या करते हैं, दांतों में मंजन करते हैं और इससे जो हमारी ओरल कैविटी में ज़्यादा अम्ल पैदा हो जाता है उसकी अधिकता को कम करते हैं और उसको उदासीन करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पीएच परिवर्तन के कारण जो हमारे दांतों का क्षय होता है वो उससे होने से बच जाता है। नेक्स्ट हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग है पीएच का वो है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जब भी मधुमक्खी का डंक शरीर पर लगता है तो ऑब्वियस है उसका डंक एक अम्ल छोड़ता है और ये अम्ल जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है और इस डंक के कारण शरीर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो इस जहाँ पर मधुमक्खी ने डंक लगा है उस डंक वाली जगह पर हम बेकिंग सोडा का यूज कर लें, क्योंकि डंक में एसिड है। तो अम्ल की जगह पर यदि हम क्षार का यूज कर लें, क्षारक का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उदासीन हो जाएगी वो चीज़। तो हम कौन सा क्षारक का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पे जगह पे रख देंगे तो उससे डंक वाली जगह पर एक जो जलन है, दर्द है, उससे निजात पाया जा सकता है। इसी प्रकार से नेटल यानी कि जो बिच्छू घास होती है उसके डंक वाले बाल भी सेम यही मेथनोइक अम्ल यानी कि फॉरिक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण कि जलन वाली जगह पर दर्द का अनुभव होता है। तो इसका इलाज भी वही है कि हम डंक वाले स्थान पर चाहे ये बेकिंग सोडा हम लगा सकते हैं या फिर ये डॉग पौधा होता है उसकी पत्ती को भी हम रगड़ करके उस जलन से निजात पाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में विभिन्न लवणों का उपयोग। तो हमारे जीवन में कुछ लवणों का अत्यधिक उपयोग होता है, जैसे कि पहला लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए इस तरह से होता है। दूसरा है विरंजक चूर्ण CaOCl2 जिसका सूत्र है। तीसरा है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट।
चौथा है धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, और पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र है CaSO4.12H2O। अब हम वन बाय वन इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे हमें प्राप्त होता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से यदि हम क्या कर दें, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो ये वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की, देखिए NaOH पैदा हो जाता है और ये क्लोरीन गैस निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर इकट्ठा होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इकट्ठा होती है। और ये देखिए कैथोड के पास ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। इसका जो चित्र है वो ये दिखाया गया है, देखिए वो क्षार अभिक्रिया में इस प्रकार के प्रोसेस यहाँ पे की जाती है। उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस का उपयोग देखो ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग पानी को साफ करने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसका उपयोग हमें पता है इस्पात की सफाई औषधियाँ बनाने में यूज किया जाता है। जो NaOH हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो ये क्लोरीन और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है ये विरंजक चूर्ण की तरह ही कार्य करता है, और विरंजक चूर्ण इससे तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग घरेलू विरंजन और कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। ये देखिए इस तरह से होता है, इसके प्लेट्स होती हैं और वायुमंडल में जैसे इसको छोड़ते हैं तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मीन्स नमी ग्रहण कर लेता है और छोटा हल्का सा ये साबुन के जैसा ये चिपचिपा सा होता है। और इसका देखो सोल्यूशन ऐसे हम इसको बोतल में भर लेते हैं, इसका सोल्यूशन इस तरह से लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र है CaOCl2। ये कैसे बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने जिसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, ये इस तरह से देखिए होता है, सफ़ेद पाउडर होता है। इसका उपयोग कपड़ों के उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, सूती और लिनन के विरंजन के लिए, उनको रंगने के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है, एक उपचाय के रूप में, यानी कि हमें किसी यौगिक को ऑक्सीडाइज करना हो, उससे ऑक्सीजन हटाना हो तो उपचाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पीने वाले जल को साफ करने के लिए, साफ कैसे करेंगे, जीवाणु से मुक्त करने के लिए जीवाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है, तीसरा है बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र है इसका NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड नमक है, नमक का विलयन लेते हैं H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया गैस। इनके परस्पर अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कि हम बेकिंग सोडा कह रहे हैं और इसे ही हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह दुर्बल असंक्षारक है। खाना पकाते समय देखिए गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं देखिए तो उसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर गर्म करने पर क्या देते हैं, सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल, पानी का अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। बेकिंग सोडा का उपयोग देखिए हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। उसके अलावा इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसी के कारण जो पाव, रोटी और केक में जो खमीर उठता है और हम कहते हैं ना ये फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो है एंटी एसिड्स का एक घटक है। इससे जो है कहीं पे यदि एसिडिटी है तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है ये एंटी एसिड के घटक के रूप में पेट के अम्ल की अम्लता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का एक इम्पॉर्टेंट उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी कि आग बुझाने में इसका यूज होगा। तो सोडा अम्ल कैसे बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिक्सचर होता है वो आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं धोने का सोडा, जिसका सूत्र है Na2CO3 10H2O, जिसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 पानी के अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट ये कैसे प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। इसे देखो कैसे प्राप्त कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट है और इसको हमने पानी के साथ 10 पानी के अणु इसमें मिलाए और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो गया। बट ये विधि ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आपको एक सॉल्वेव विधि बताती हूँ। सॉल्वेव विधि जो होती है वो सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने की होती है। मीन्स ये सोडियम कार्बोनेट हमें कैसे प्राप्त होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए अमोनिया लेते हैं NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विलयन CO2 + H2O, तब हमें प्राप्त होता है वहां पर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NH4HCO3। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं और तब हमें प्राप्त होता है वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर हम हीट कराते हैं और तब हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, पानी H2O और CO2। और तब जब हमें सोडियम कार्बोनेट वहां से प्राप्त होता है तब यहाँ पर ये 10 पानी के अणु के साथ में संयोग करके क्या बनाता है? धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सेकंड इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O5OH4.8H2। तो बोरेक्स बीट के उत्पादन में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। चौथा जल में स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे जो जल होता है उसमें जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है और उनको यदि जल से हटाना है तो हम वहाँ पर धोने का सोडा को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये लास्ट लवण है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। इसे कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैसे प्राप्त होता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 ठीक है। तो जिप्सम को हम 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब हमें प्राप्त होता है क्या? POP, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है और प्लस वहां पर 1.5 पानी वहां पर प्राप्त होता है। 1.5 मॉलिक्यूल वहां पर पानी के प्राप्त होते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये सेम प्रोसेस देखो उसकी रिवर्स है कि ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये 1.5 मॉलिक्यूल हमने पानी मिलाए तो क्या बन गया? जिप्सम। और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त हुआ होगा? देखो यही जिप्सम को हम रिवर्स प्रोसेस जब कर रहे हैं, जिप्सम को गर्म कर रहे हैं तो देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है और ये 1.5 मॉलिक्यूल पानी। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है और जो जल में मिलाने पर, देखिए जल में मिला दिया तो इस तरह से इसके दिखाई देता है। जल में मिलाने पर ये जिप्सम बन जाता है और जिप्सम बन करके देखिए इस तरह से ये ठोस अवस्था में, इस तरह से इसको ठोस सॉलिड रूप इसको प्रदान करता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इस तरह से देखिए हड्डियां टूट जाने पर उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर करते हैं। नेक्स्ट उपयोग है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बच्चे सुंदर सुंदर गणेश मूर्तियों को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। कोई भी सजावट का प्रयोग, सजावट सामान बनाना हो या गणेश की मूर्तियां देखिए सुंदर सुंदर बनाई जाती हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है अब तो देश के विभिन्न कोनों में मनाया जाता है। स्पेशली महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। तो वहाँ पर गणेश की मूर्तियां बनानी हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अधिकाधिक रूप से किया जाता है। इसके अलावा किसी भी सतह को चिकना बनाना हो तो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलन का जल यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल उदाहरण लेते हैं CaSO4.5H2O, इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल या नीला थोता। जो नीला थोता होता है इसमें देखिए पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं? 5 है पानी के अणु। तो ये 5 पानी के जो अणु हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल के अणु कहते हैं। ये देखिए ये नीला थोता ब्लू विट्रॉल जो है उसके इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। देखिए
क्रिस्टल। सेकंड है Na2CO3.10H2 जो अभी हमने डिस्कस किया, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इसके देखिए इसमें कितने अणु है पानी के, 10 अणु है, तो ये क्रिस्टलन के जल के अणु। ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम में पानी के देखिए कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीले थोते की, ब्लू विट्रॉल की। तो नीला थोते का जो उपयोग है विद्युत बैटरी में किया जाता है, वस्त्रों को रंगने में किया जाता है, लकड़ी के परिक्षेपण में किया जाता है और कवकनाशी के रूप में भी नीला थोते का उपयोग किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धुने वाला जो सोडा था, इसका उपयोग हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं जिप्सम पे। जिप्सम का जो उपयोग है वो खेत में किसान कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु करता है। फसल संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है और मिट्टी में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर की वृद्धि के लिए यदि हमें पोषक तत्व चाहिए तो इसका यूज़ किसान खेत में करता है। फसलों में जड़ों के सामान्य वृद्धि और विकास में भी इसकी सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ही क्रिस्टलन का जल टॉपिक फिनिश हो गया है और इसी के साथ साथ हमारा अम्ल, क्षारक और लवण का होल चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों फिनिश हो गए हैं। आशा है आप सभी को पसंद आएंगे और इसमें कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू ऑल।